यह पेपर है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 का। यदि आप इसकी PDF देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और यदि रिवीजन करना चाहते हैं फटाफट तो बने रहिए। पहला प्रश्न है, राजस्थान की स्थिति का पूछा है और कुल भौगोलिक क्षेत्र में वर्ग किलोमीटर पूछा है, कौन सा सही है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में राजस्थान की स्थिति है। कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है इसका 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। ये सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है 1000 मिलीबार की समदाब रेखा। अगला प्रश्न है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम। तो अब अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है चंबल, लूणी, बनास और माही। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन घटित हुए हैं। तो यहाँ पर जो 2 और 3 है, जिसमें दालों का क्षेत्रफल 21% से घटकर 18% रह गया है और तिलहनों का क्षेत्रफल 6% से बढ़कर 21% हो गया है। अगला प्रश्न है, सूची मिलान करनी है राजस्थान का क्षेत्र और गाय की नस्लें। तो यहाँ पर जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में है वो राठी गाय पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कांकरेज जो गाय की नस्ल है वो पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर जो गाय की नस्ल है वो पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में गिर गाय की नस्ल पाई जाती है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा जो है औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ये जो जिले हैं ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना। पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की प्रारंभ की गई नवीनतम योजना है। पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, विकास क्षेत्र और 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल बजट बताना है। विकास क्षेत्र जहां पर कृषि एवं सहायक क्रिया में जो बजट आवंटित किया गया वो 6.41 जो बजट था यहाँ पर ये आवंटित किया गया। ग्रामीण विकास क्षेत्र में जो बजट आवंटित किया गया था वो 9.10, ऊर्जा के क्षेत्र में 34.53 और सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में 37.43। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले पूछे। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर जो है वो सीमेंट उत्पादन के जिले हैं। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम बताना है। तो खंडीन जो है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा वर्षा जल संचयन की पद्धति है खंडीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना। आहड़ के संबंध में ये जो सही है ये कथन सही है, आहड़वासियों द्वारा महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक तांबे का गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा। तो दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा गया, दशरथ शर्मा के द्वारा। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र ने राजधानी मंडोर बनाई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो परमार्थिदेव है ये समकालीन चंदेल जो शासक था परमार्थिदेव। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर जो रणथंभौर है, उसके बाद चित्तौड़गढ़, फिर सिवाना और अंत में जालोर विजय की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, 1572 से 1573 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था। तो अकबर ने 1572-73 में बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर है जो सुपुर्द किया था। अगला प्रश्न है, राणा राज सिंह मेवाड़ वाले राणा राज सिंह समकालीन था। यह प्रश्न जो है डिलीट किया गया है। राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था, यह प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। यहाँ पर राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह और राय सिंह, इनमें 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया। तो सी और डी, मान सिंह और राय सिंह ने मुगलों का सहयोग किया था, मान सिंह और राय सिंह ने, जबकि राणा सांगा और चंद्रसेन ने मुगलों का सहयोग नहीं किया। अगला प्रश्न है, साधु सीताराम दास द्वारा किस कृषक आंदोलन से संबंधित था। भिजोड़िया किसान आंदोलन जो था उसमें साधु सीताराम दास ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है जिसमें सम्मिलित करना है प्रजामंडल और उनके निर्माण वर्ष को सम्मिलित करना है। तो डूंगरपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1944 में की गई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई थी और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर का अंतिम चरण में 1956 में है वो विलय किया गया था राजस्थान में। कितने सोपानों में सिरोही का राज्य में विलय हुआ था।
तो सिरोही का 2 बार में विलय हुआ था राजस्थान में। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उस समय गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला जो गिरफ्तार हुई थी अंजना देवी चौधरी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? नारायणी देवी के बारे में ऑप्शन 3 में गलत बताया कि वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही, ये गलत दिया गया है। उसके अलावा सही कथनों को देखें तो नारायणी देवी के बारे में 1970 से 76 तक राज्यसभा की सदस्य रही थी। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी नारायणी देवी ने। 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा था नारायणी देवी को। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन जो हैं वो चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो रणथंभौर का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? गोगा जी का मेला भाद्रपद माह में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, मेमंद आभूषण पहना जाता है? तो मेमंद आभूषण सर पर पहना जाता है। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम? तो तेजाजी का जन्म स्थान जो है खरनाल या खरनाल जो है वो तेजाजी का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना, यहाँ लेखक और ग्रंथ दिए गए हैं। कर्णिदान के द्वारा सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा गया। दौलत विजय द्वारा खुमान रासो लिखा गया। पद्मनाभ द्वारा कानड़देव प्रबंध की रचना की गई और जगजीवन भट्ट के द्वारा अजितोदय ग्रंथ की रचना की गई। कर्णिदान, सूरज प्रकाश, दौलत विजय, खुमान रासो, पद्मनाभ द्वारा कानड़देव प्रबंध और जगजीवन भट्ट द्वारा अजितोदय। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास था। रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय संपूर्णानंद जो थे वो राज्यपाल थे। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो मुख्यमंत्री के जो समक्ष है वो संसदीय सचिव है वो शपथ लेता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किस राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? तो मुख्य सचिव जो है वो प्रशासनिक पद सोपान में शीर्ष पद पर होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या पूछी, यानी आरपीसी के जो अध्यक्ष हैं उस सहित सदस्यों की संख्या 8 होती है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो पंचायतों की शक्तियों से संबंधित अनुसूची है 11वीं अनुसूची। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 2000 में की गई थी। राजस्थान में बजरंग लाल ताखर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया, वह संबंधित है? तो बजरंग लाल ताखर नौकायन से संबंधित थे। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया है इसमें युगम जो सही सम्मिलित नहीं है वो पूछे थे। खिलाड़ी और खेल संबंध पूछा था, विजय कुमार का, राहुल खत्री का, सपन तिलोकनी का और गमडाराम का पूछा था। अगला प्रश्न है, जिला और जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार जो सुमेलित करना है। यहाँ जोधपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 161, कोटा का जो जनघनत्व है वो 374, अजमेर का जो जनघनत्व है वो 305, भरतपुर का जनघनत्व 503। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक रीमा हुज्जा हैं। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया है प्रश्न था योजना के अनुसार बताना है, कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। योजनाएं थी जननी शिशु सुरक्षा योजना, स्वावलंबी योजना, राष्ट्रीय महिला कोष योजना और स्वयं सिद्धि योजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर यानी 5 जून को राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न जो हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन को राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया सबसे कम विकसित राज्य। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को माना गया। राजस्थान रत्न, राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। वर्ष 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार जो है वो शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। तो महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादकों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराना राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण यहाँ हेरिकेन प्रवचन जो है। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित होने वाली गर्म धूल भरी पवन को सिरोको कहा जाता है। सहारा मरुस्थल से होकर जो भूमध्य सागर क्षेत्र में प्रभावित होने वाली गर्म और धूल भरी जो पवन होती है उसको सिरोको कहा जाता है। सन 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस पर नारा पूछा गया है। तो विचारिए, खाइए और बचाइए। अगला प्रश्न है, चुंबी घाटी किस देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? तो भारत, भूटान और तिब्बत। यहाँ चुंबी घाटी जो है वो प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है।
चीन एवं जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? तो सेनकाकू जो दियाऊ जो द्वीप है उसके लिए चीन जापान के मध्य तनाव स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है वो ऑप्शन 4 महासागर में ज्वारीय लहरें। उसके अलावा जो धाराओं को रूपांतरित करते हैं, महासागर तली की आकृति, पवनों में मौसमी बदलाव, तटीय रेखा की दिशा एवं आकृति जो है महासागरीय धाराओं को रूपांतरित करती है। अगला प्रश्न, सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 31 है वो सिलीगुड़ी गलियारे से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था। तो एसपी चटर्जी द्वारा मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम, मेघालय राज्य का नाम एसपी चटर्जी द्वारा सुझाया गया था। कोसी एवं काली सिंध नदियां किस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हैं? कोसी एवं काली सिंध जो नदियां हैं वो गंगा नदी प्रवाह तंत्र से जुड़ी हैं। वह साधन जिससे पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जाती है जीपीएस कहलाता है। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेक्यू घोषणा की परिणति था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 जो था वो मोंटेक्यू घोषणा की परिणति था। संवैधानिक अधिनियम एवं उसके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। यहाँ ऑप्शन 1 में जो प्रावधान है वो त्रुटिपूर्ण है। उसके अलावा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना 1909 अधिनियम में की गई थी। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में हुआ था, बेलगांव में हुआ था। 1924 का राष्ट्रीय कांग्रेस जो वार्षिक सम्मेलन बेलगांव में हुआ था। स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान की दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निर्देशित करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध यानी रोक लगाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 2 दिए गए दोनों ही सही हैं। संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन किसका उल्लेख राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवादों की जांच की जाती है। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा की सदस्य थी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? संसदीय सचिव को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? तो यहाँ एकीकृत जो न्यायपालिका है वो भारतीय संविधान की विशेषता स्वरूप सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है। अगला प्रश्न, राजनीतिक दल और उसके नेता को त्रुटिपूर्ण युग्म पहचाना है। तो ऑप्शन ए में जो त्रुटिपूर्ण युग्म दिया गया है। उसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एस सुधाकर रेड्डी द्वारा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है वो प्रकाश करात द्वारा, बहुजन समाज पार्टी मायावती द्वारा। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी के साथ विवाद है? तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत का बांग्लादेश के साथ विवाद है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2013 में कौन से देश ने अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में P5+1 देशों के साथ एक अंतरिम समझौता किया? तो ईरान के साथ नवंबर 2013 में समझौता किया था। भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है वो शिक्षक से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध कक्षा कक्ष के वातावरण से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध विद्यार्थियों से है। अगला प्रश्न जिसमें सूची मिलान करनी है, सूची में जॉन डीवी द्वारा कृतवाद का सिद्धांत दिया गया। टिकनर है, यहाँ पर टिकनर जो है ये संरचनावाद का सिद्धांत दिया गया। कोफका द्वारा गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया गया और वाटसन द्वारा व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया गया। अगला प्रश्न है, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा दी क्रो एंड क्रो द्वारा। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है, ये क्रो एंड क्रो द्वारा परिभाषा दी गई। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है, ये क्रो एंड क्रो द्वारा। अगला प्रश्न है, सुमिलित करना है थॉर्नडाइक द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया गया। पावलोव द्वारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया। क्लर्क हल द्वारा पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया और कोहलर द्वारा
अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया गया। थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया, पावलोव अनुकूलित अनुक्रिया, क्लार्क हल पुनर्बलन और कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न है अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन करना है। अधिगम जो प्रक्रिया है उस कड़ी का चयन करना है। प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन। प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन अधिगम प्रक्रिया की कड़ी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? तो यहाँ ऑप्शन 2 में निर्मितवाद का उपागम है, जिसको छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार में से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है, ये निर्मितवाद का उपागम। अगला प्रश्न है निम्न में कौन कथन सही नहीं है? कौन सा कथन? तो वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, ये बात सत्य नहीं है। उसके अलावा सत्य कथनों को देखें, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित होता है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित होता है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, वृद्धि के साथ विकास भी होता है, ये सभी सत्य है, लेकिन वृद्धि में विकास पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मानव विकास के बारे में ऑप्शन ए यह परिपक्वता तक चलता है, ये विकास के बारे में गलत है। उसके अलावा मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। मानव विकास परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। मानव विकास जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? तो यहाँ पर जो सभी विशेषता दी गई है, विशेषता शारीरिक गठन और सामाजिक व्यवहार व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। संवेगात्मक आयाम जो है वो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अनुभव जो है वो व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया है, प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि निम्न में कौन व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? यह प्रश्न डिलीट कर दिया गया है बोर्ड द्वारा। अगला प्रश्न है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया। अगला प्रश्न, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावंश प्रश्न पूछता है तो बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है। अगला प्रश्न, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवंत पर्यंत होती है। बुद्धि के संबंध में सही नहीं है कि बुद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये गलत है यहाँ पर। लेकिन बुद्धि के संबंध में सही कथनों को देखें, बुद्धि वंशक्रम और वातावरण की देन, बुद्धि वंशक्रम और वातावरण की देन है, सही है। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती है, ये भी सही है। बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? तो यहाँ अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है पूछा है, तो दबाव जो है वो अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। उसके अलावा अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता, अभिप्रेरणा के लिए ड्राइव यानी प्रेरित और अभिप्रेरणा के लिए प्रोत्साहन जो है ये इसके पक्ष हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर कथन दिए गए हैं जो ए एवं आर दोनों सही बताए हैं यहाँ कथन। तो कथन क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। दूसरा कथन, अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, ये दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, यहाँ बाह्य प्रेरक बताना है। बाह्य प्रेरक में जो दौड़ में भाग लेना, यहाँ बाह्य प्रेरक बताना है कि दौड़ में भाग लेना एक बाह्य प्रेरक है। उसके अलावा कविता पाठ करना बाह्य प्रेरक नहीं है। गणित के प्रश्न को हल करना भी बाह्य प्रेरक नहीं है और कोई चित्र बनाना भी बाह्य प्रेरक नहीं है, लेकिन दौड़ में भाग लेना एक बाह्य प्रेरक बताया है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में जो व्यक्तित्व विभिन्नता का ज्ञान है वो अध्यापक को शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? तो यहाँ पर सभी जो प्रतिभावान विशेष आवश्यकता वाले बालकों में आते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक विशेष आवश्यकता वाले बालकों में आते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम जो बालक हैं विशेष आवश्यकता वाले बालकों में आते हैं और सामाजिक रूप से अक्षम जो बालक हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बालकों में आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? तो संसाधन इकाई में अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है। और अंतिम प्रश्न है छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का तरीका अपनाना चाहिए विद्यालय प्रशासन को छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ रखने के लिए। तो इस प्रकार के प्रश्न सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा में जीके के पेपर में पूछे गए थे।